बात शुरू करते हैं। जय भीम कारवां और उसकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस बात के लिए कि जय भीम कारवां ने मुझे दोबारा दूसरी बार मौका दिया है। आज हम अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हैं। रचनाओं की विधा में मैंने कुछ बातों को गज़ल के माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया हुआ है और मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि साहित्य की विधा में ये जो गज़ल है ना, ये बड़े काम की विधा है। ये इसमें कही गई बात जो है सीधे सीधे जो है लोगों के दिल में उतर जाती है। कोई कोई पंक्तियाँ तो इतनी घर कर जाती हैं कि व्यक्ति जो है सोते जागते उठते बैठते उसे गुनगुनाया करता है। बहुत पहले कभी जो है गज़ल की जो विधा हुआ करती थी वो महबूब को रिझाने के लिए, इश्क मोहब्बत के लिए, ख़त व किताबत के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। लेकिन वक्त बदला, दौर बदला, बातें बदली, कहने का अंदाज बदला, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिन बातों को गद्य में और पद्य में नहीं रखा जा सका, जिस दर्द जिस पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ढेर सारी बातों को लिखना पढ़ना पड़ता था, वो महज एक मिसरे में या एक शेर की 2 पंक्तियों में उसे समाहित कर दिया जाता है और उस 2 पंक्तियों से आप यह जान लें कि सरकार हिल जाती है। सीधी सी बात को कहने के लिए अगर मैं कहूं तो आप ये जान लें कि अदम गोंडवी से लेकर के दुष्यंत कुमार ने काफ़ी कुछ जो है आम जनमानस की पीड़ा को जो है अपनी इस गज़ल के माध्यम से जो है लोगों के बीच में रखा और आज भी संसद में, विधानसभाओं में जब कभी गरीबों की, मजलूमों की बात रखी जाती है, जब शब्द नहीं मिलते हैं तो इन्हीं शायरों की पंक्तियाँ, इन्हीं शायरों के चंद शेर जो उनकी ज़ुबां पे चढ़े होते हैं उसे वो अभिव्यक्त करते हैं और उन्हीं 2 पंक्तियों से सरकार जो है वो उन बातों को समझ लेती है जिसको 400 पन्ने में भी लिख करके दिए जाने के बाद उसे समझ में नहीं आती। खास तौर से दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, इसकी पीड़ा के लिए छायावाद का सहारा तो नहीं लिया जा सकता। इसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए हम शब्दों के जाल बुन करके उनकी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए जो है आप देखें कि अभी हाल में ही राहत इंदौरी साहब हम लोगों के बीच में नहीं रहे और उनकी मृत्यु तक
हिंदू और मुसलमान हो गई। सच कहते, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो गज़ल का जो तेवर होता है वो बहुत पहले मात्राओं में और बहरों में उन्हें कहा सुना जाता था, लेकिन नई कविता की तरह से गज़ल भी स्वच्छंद हुई और हर किसी ने उसे कहने सुनने का साहस उठाया। प्रेमलता जी का स्वागत है, स्वागत है। सुरेश कुमार अकेला साहब जय भीम। विपिन टाइगर जी नमो बुद्धाय जय भीम। आप सारे लोग जुड़े हुए हैं, हौसला अफजाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी तकलीफ़ गले में ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात में रखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और डॉक्टर कर्मानंद आर्य साहब बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा कि जो गरीबों की जो पीड़ा होती है, जो मजलूमों की जो पीड़ा होती है, वो तो अभिव्यक्त की ही जाती है, लेकिन दलितों की भी पीड़ा, वंचित की, समाज के अंतिम पायदान पर बसे हुए आदमी की व्यथा को सशक्त ढंग से कहने का अगर वो आपका ये गज़ल ही है। समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात का जो ताना बाना है, लोग कहते ज़रूर हैं कि वो ख़त्म हो गया है और वो हट गया है, दिखता नहीं है। लेकिन विप्लवी साहब जो हैं वो बड़े सलीके से कहते हैं कि खाना पीना सात शहर में, खाना पीना सात शहर में, भीतर भीतर घात शहर में। पता नहीं चलता है, ऊपर से देखने में ये लगता है कि 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद संवैधानिक रूप से इस गणतंत्र के हम सभी स्वतंत्र नागरिक हो गए। लेकिन क्या ये बातें सचमुच में, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं अब दिखती नहीं हैं, बस अंदर अंदर महसूस की जाती हैं। अब उसके लिए क्रांति की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी का वह दौर ख़त्म हो गया है। अब हम झंझट करें तो किससे करें, झगड़ा करें तो किससे करें, अधिकार मांगें तो हम किससे मांगें, लड़ाई करें तो हम किससे करें, अपना हक हम किससे मांगें। कहते हैं यह मुल्क आज़ाद है। तो कहते हैं विप्लवी साहब अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से कि खाना पीना सात शहर में, भीतर भीतर घात शहर में। अब भाड़े का घर लेने खातिर, भाड़े का घर लेने खातिर पड़ी छुपानी जात शहर में। आज भी यही दशा है और इसी के इर्द गिर्द जो है भारतीय जनमानस घूम रहा है, जो बड़े प्रेम से कहता है कि हम सामाजिक समरसता की ओर बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ से जातिवाद समाप्त हो रहा है, हमें रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए, हमारे लिए अब जो है इन बातों का कोई मायने मतलब नहीं है, हम जो है हमें अपना पुराना खोया हुआ अभिमान वापस लेना है। अगर लेना है तो इस बात को भी याद रखना पड़ेगा विप्लवी साहब की, उस बात को कि जो है क्या कहते हैं, भाड़े का घर लेने खातिर पड़ी छुपानी जात शहर में। आज भी जो है शहरों में जो है जान लेने के बाद जो है ये किराए का घर नहीं मिलता है। और पिछले दिनों तो एक बड़ी शर्मनाक घटना घटी गाज़ियाबाद की कि उसके पड़ोस में रहने वाले अनुसूचित जाति के का जो मकान बन रहा था या जो बासिंदा था, उसके साथ उसके आसपास के लोगों ने, जबकि उसका अपना पैसा लगा है, प्लाट में पैसा लगा है, उसने अपने मकान बनवाए हैं, सब कुछ किया उसने, लेकिन गाज़ियाबाद जैसे शहर में आप यह जान लें कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट करी। और ये समाचारों में आया हुआ था, मुझे ठीक से अगर याद है तो मैं इस बात को मैं कहूँ कि वो उसे उस मोहल्ले से निकालने की बात कर रहे थे,
कह रहे थे, जबकि वो धनाढ्य रहा होगा, वो जो है क्या कहते हैं पैसे वाला आदमी था, लेकिन चूंकि जाति का शेड्यूल कास्ट का था, इसलिए जो है वो उस मोहल्ले में अब नहीं रह सकता है। हम अपने इसी पुराने ये इसी खोए हुए स्वाभिमान की वापसी की ओर इस मुल्क में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मुल्क में जो है क्या कहते हैं सामाजिक समरसता का ये ताना बाना है, और उसके लिए जो आवाज़ उठाते हैं, जो कहते हैं, वो शब्दों के घेरे में, शब्दों के मकड़जाल में जो है वो इतना बझा करके रखे हुए हैं कि वो आम आदमी के समझ के बाहर की बात है कि वो इस बात को यह समझ सके कि उसकी जो पैरवी की जा रही है या उसे बेदखल किया जा रहा है। मैं बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपने चंद रचनाओं के साथ मैं आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। मैं प्रतीकों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये इसमें मैंने कभी किसी का कोई नाम नहीं लिया हुआ है, और ना ही जो है मैंने सीधे तौर पे मैंने किसी को आरोपित किया है। कुछ गज़लों की कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें एक है कि जिंदगी और मौत की यारी है यारों, जिंदगी और मौत की यारी है यारों, जितनी भी जी लो समझदारी है यारों, जिंदगी और मौत की यारी है यारों, जितनी भी जी लो समझदारी है यारों, यहाँ मोहब्बत सब करते हैं हिसाब से, यहाँ 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 मोहब्बत सब करते हैं हिसाब से, हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, यहाँ मोहब्बत सब करते हैं अपने हिसाब से, दगा देने की पहले से तैयारी है यारों, दगा देने की पहले से तैयारी है यारों, अब कोई अलविदा यूं ही नहीं कहता, दुनिया को, दुनिया से जाने के लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई अलविदा यूं ही नहीं कहता, जिंदगी से कुछ तो पर्देदारी है यारों, जिंदगी से कुछ तो पर्देदारी है यारों, मोहब्बत ही नहीं नगमाए जिंदगी, मोहब्बत ही नहीं नगमाए जिंदगी, मोहब्बत ही नहीं नगमाए जिंदगी, नून रोटी में भी दुनियादारी है यारों, नून रोटी में भी दुनियादारी है यारों, और रूठ जाऊं तो मना लेना मुझको। आजकल कोई किसी को मनाता नहीं है, आजकल कोई किसी को इंटरटेन नहीं करता है, तो ऐसे में मैंने कहा कि रूठ जाऊं तो मना लेना मुझको, राह मुश्किल का सफ़र जारी है यारों, राह मुश्किल का सफ़र जारी है यारों, और अंतिम बंद है इसका कि थक कर कभी हार कर, थक कर कभी हार मत मान लेना, थक कर कभी हार मत मान लेना, जाना ही है जहां से पारा पारी है यारों, जाना ही है इस जहां से पारा पारी है यारों, जिंदगी और मौत की यारी है यारों, जितनी जी लो समझदारी है यारों। मैंने कहा इस बात को लेकर के कि मतलब जिंदगी का ये फलसफा है, जितना भी हम जी लें वो बहुत है हमारे लिए, और यही हमारे लिए समझदारी है कि हम उसमें जो है जिंदा रहें। मैंने पत्तों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद सीमा सिंह, बहुत मेरी अगली रचना है वो पत्तों ने अपने पत्ते खोल दिए, पत्तों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, टहनियां ही बेवफा हैं बोल दिए,
पत्तों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, टहनियाँ ही बेवफा हैं बोल दिए हैं। गर्मियों में यूं ही नहीं हरे हैं ये बहे, गर्मियों में यूं ही हरे, गर्मियों में यूं ही नहीं हरे हैं ये बहे। गर्मियों में आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में एक बेहया प्रजाति का पौधा होता है, वो उसे पानी वानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना धूप और जितना सूखा पड़ता है वो उसी में जो है क्या कहते हैं, खूब हरा भरा रहता है, उसे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा कि गर्मियों में और गालियों को भी जो बना ले गहना, गालियों को जो बना ले गहना, सोने के भाव पीतल तोल दिए हैं, सोने के भाव पीतल तोल दिए हैं। और रोशनी का काम ही है उजाला देना, रोशनी का काम है उजाला देना। बाती को चरागों ने मोल नहीं लिए हैं, बाती चोरों ने जब से चौकीदारी की ठानी। आप एक प्रतीक देखेंगे, एक बात को कहने का मैं ये अंतिम शेर है इस गज़ल का, कि वो ये कि चोरों ने जब से चौकीदारी की ठानी है, चोरों ने जब से चौकीदारी की ठानी, हमने भी कुंडियों में के ताले खोल लिए हैं, हमने भी कुंडियों से ताले खोल लिए हैं। फिर एक ये बीच में ब्रॉडकास्ट जो है ये फिनिश हो जा रहा है, रुक जा रहा है, और इसे बार बार रिज्यूम करना पड़ रहा है या व्यवधान है। अगर कोई बहुत टेक्निकल दिक्कत अगर आ रही हो तो ये इस कार्यक्रम को बीच में समाप्त किया जा सकता है। विपिन टाइगर जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसे कृपया ध्यान देंगे। शैली किरण जी से मेरा अनुरोध है कि ये बार बार जो है व्यवधान हो रहा है। लीजिए एक अगली रचना प्रस्तुत है कि माना कि आदमी भूखा नंगा है। माना कि आदमी भूखा नंगा है, फिर भी हाथ में लिए तिरंगा है। इस देश में की खुददारी ये है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन टाइगर साहब। चोरों ने जब से चौकीदारी की ठानी है, हमने भी अपने कुंडियों से ताले खोल लिए हैं। ये आज यही हकीकत है जो जा रहा है जाने दे रहे हैं हम आसानी से। वो ये कि माना कि आदमी भूखा नंगा है, फिर भी हाथ में लिए तिरंगा है। लहू दिया वतन की खातिर, लहू दिया वतन की खातिर, उस वतन की शान तिरंगा है, उस वतन की शान तिरंगा है। अब सियासत उसका क्या कर लेगी, सियासत उसका क्या कर लेगी। ये सियासत है, ये सियासत उसका क्या कर लेगी जिसकी पहचान तिरंगा है। हुकूमत तो आनी जानी है, हुकूमत तो आनी जानी है। पहले वतन और फिर तिरंगा है, पहले वतन फिर तिरंगा है। नफरत के सौदागरों से कह दो। मैंने एक संदेश देने की कोशिश करी है उन लोगों के लिए जो मुल्क की हवा खराब करते हैं, उनके लिए संदेश है जो लोगों को आपस में लड़ाते हैं। मैंने उनके लिए लिखा और कहा कि नफरत के सौदागरों से कह दो, बिकता नहीं ईमान जहां तिरंगा है, बिकता नहीं ईमान जहां तिरंगा है। धर्म ध्वजाएं अलग अलग, सबको रहने का अधिकार है इस देश में। सबके अपने अपने धर्म हैं, सबकी अपनी अपने धर्मों की ध्वजाएं हैं।
सभी अपने अपने झंडों के नीचे हैं, लेकिन उनसे सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो तिरंगा है। तो मैं लिखता हूं कि धर्म ध्वजाएं अलग अलग सब, धर्म ध्वजाएं, धर्म ध्वजाएं अलग अलग सब, अपनी तो धर्म ध्वजा तिरंगा है, अपनी तो धर्म ध्वजा तिरंगा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम पहले भी भारतीय हैं और अंत तक भारतीय हैं। हम बाबा साहब की संतान हैं। हमारे लिए कोई धर्म की ध्वजा जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हम निरपेक्ष राष्ट्र के लोग हैं और हमारा जो है क्या कहते हैं, अगर कोई ध्वजा है, हमारा कोई ध्वज है, हमारा कोई झंडा है, तो वो बाबा साहब का दिया हुआ जो है वो तिरंगा है। कि धर्म ध्वजाएं अलग अलग सब, अपनी तो धर्म ध्वजा तिरंगा है। और फिर मैं अंत में कहता हूँ, गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे, तवज्जो चाहूँगा मैं आप सबसे इस पंक्तियों पर। अच्छी लगे तो दाद जरूर दीजिएगा कि मैं कहता हूँ कि संविधान बदलने वालों सुन लो, संविधान बदलने वालों, संविधान बदलने वाले सुन लो, संविधान की लाज तिरंगा है, संविधान की लाज तिरंगा है। माना कि आदमी भूखा नंगा है, फिर भी हाथ लिए तिरंगा है। ये मेरी अपनी भावनाएं थी जिसे मैंने अभिव्यक्त किया कुछ प्रतीकों के माध्यम से। मैंने आपसे कहा कि जिन बातों को हम कविताओं में नहीं कह सकते हैं, वो सीधी सीधी अपनी इन दो पंक्तियों में कह लेते हैं। मेरी अगली गज़ल है वो ये, तुमने काठ की हांडी चढ़ाई है, तुमने काठ की हांडी चढ़ाई है, हमने खिचड़ी उसी में पकाई है। तुमने काठ की हांडी चढ़ाई है, हमने खिचड़ी उसी में पकाई है। ध्यान देंगे, तवज्जो चाहता हूं आप सबका, कि बाँच कर रहा बुलबुलों की गिनती। देखिए क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस चमन में क्या हो रहा है कि बाँच कर रहा है बुलबुलों की गिनती, कौवे ने अपनी अकल लगाई है, कौवे ने अपनी अकल लगाई है। किससे करें फरियाद ये मछलियां, मछलियों पर भी आफत है, अब वो भी सुकून से नहीं रह पा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जयराम पासवान साहब। किससे करें फरियाद ये मछलियां, किससे करें, किससे करें फरियाद ये मछलियां, सांप ने भी नदी में डुबकी लगाई है, सांप ने भी नदी में डुबकी लगाई है। अब पूरा चमन था तितलियों के हवाले, पूरा चमन था, पूरा चमन था, पूरा चमन था तितलियों के हवाले, पूरा चमन, पूरा चमन था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ अमन चैन रहा होगा, वहाँ शांति रही होगी। लेकिन होता क्या है कि पूरा चमन था तितलियों के हवाले, भौरों ने फूलों की खुशबू चुराई है, भौरों ने फूलों की खुशबू चुराई है। और बाग के पंछी उड़ के जाएं कहाँ, बाग के पंछी उड़ के जाएं कहाँ, बाग के पंछी उड़ के
जाए कहाँ, हुकूमत ने अपनी जाल बिछाई है। हुकूमत ने अपनी जाल बिछाई है। और अगले शेर पर मैं तवज्जो चाहूँगा, वो ये है कि शाह का हुक्म है कि जय बोलो। शाह का, राजा का, शाह का हुक्म है कि जय बोलो। शाह का हुक्म है, शाह का हुक्म है कि जय बोलो, नहीं तो दुनिया से तेरी विदाई है। नहीं तो दुनिया से तेरी विदाई है। और इस गज़ल की अंतिम पंक्तियां हैं कि मर जाएं भूख से कि इससे पहले, मर जाएं भूख से, मर जाएं भूख से कि इससे पहले हमारे आसियाने में आग लगाई है। तुमने काट की हांडी चढ़ाई है, हमने भी खिचड़ी उसी में पकाई है। तो ये मैंने कुछ बात इनके माध्यम से मैंने कहने की कोशिश करी हुई है। थोड़ा सा परिवर्तन का एक शेर और उसकी कुछ चंद पंक्तियां हैं गज़ल की। वो ये कि आखिरी खत मैं लिख आया हूँ। आखिरी खत मैं लिख आया हूँ, अब सरे बाजार बिकाया हूँ। आखिरी खत मैं लिख आया हूँ, सरे बाजार बिक आया हूँ। लिखा है उस पर वही पुराना पता, लिखा है उस पर वही पुराना पता, दर पर तेरा नाम लिखाया हूँ, दर पर तेरा नाम लिखाया हूँ। समंदर के हवाले कश्ती छोड़ के, समंदर के हवाले कश्ती छोड़ के दरिया में अपना नाम लिखाया हूँ, दरिया में अपना नाम लिखाया हूँ। देर तक नहीं टिकता कोई रिश्ता। इस दुनिया में चाहे लाख प्रयास आप कर लीजिए, आप ईमानदारी से जी सकते हैं, आप ईमानदारी से रह सकते हैं, आप वफा कर सकते हैं, लेकिन कौन कब बेवफा हो जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो मैंने लिखा कि देर तक नहीं टिकता कोई रिश्ता, देर तक नहीं टिकता कोई रिश्ता, माँ के हवाले से यह मैं लिख आया हूँ, माँ के हवाले से यह लिख आया हूँ। और अंधेरे रास आने लगे हैं। इस गज़ल का अंतिम शेर है कि अंधेरे रास आने लगे हैं अब दिन में, अंधेरे रास आने लगे हैं अब दिन में। अमावस जुगनुओं के नाम लिखाया हूँ, अमावस जुगनुओं के नाम लिखाया हूँ। आखिरी खत में लिखाया हूँ, अब सरे बाजार में बिकाया हूँ। तो ये रचना थी। कुछ कहने का प्रयास मैंने इन पंक्तियों के माध्यम से, गज़लों के इस माध्यम से, शेरों के इस माध्यम से मैंने करने का पूरा प्रयास किया था। और कहा था बगावत हम कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में शमशीरें नहीं हैं, हमारे हाथ में तोप नहीं है, लेकिन कलम है। बाबा साहब का दिया हुआ वो अस्त्र है, अगर वो चल गया तो उसका परिणाम किसी परमाणु से भी ज़्यादा भयानक होता है। मैंने इन्हीं शब्दों को, इन्हीं वेदनाओं को, इन्हीं पीड़ाओं को मैंने कुछ पंक्तियों में पिरोने की कोशिश करी हुई है।
वो ये कि एक शेर, ये एक गज़ल आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। वो ये कि शहर गुलजार था। अगर पसंद आए तो आप अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। मैं बीच में मैं थोड़ा सा मैं व्यवधान के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी तबीयत मेरी मौसम के चलते उतनी ठीक नहीं है, लेकिन चूँकि आपके बीच में आना था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो मैं अपनी बात में कह रहा था कि शहर गुलजार था। आप कल्पना करें, एक भरा पूरा शहर है, वहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है और हर चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं और सब कुछ जो है वो चल रहा है, अपने ठिकाने पर है, ज़िंदगी सामान्य है, सब कुछ पटरी पर है। लेकिन होता क्या है बीच में, उसे आपकी नज़र है कि शहर गुलजार था, उल्लुओं का बसेरा हुआ। शहर गुलजार था, उल्लुओं का बसेरा हुआ। कहते हैं कि जिस साख पे, मतलब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलस्ता के खातिर। जहाँ जिस भवन में, जहाँ जिस मकान में, जिस बिल्डिंग में, या जहाँ कहीं भी अगर उल्लुओं का बसेरा हो जाता है तो आप ये जान लें कि उस संस्कृति को, उस सभ्यता को, उस शहर को, उस बस्ती को, उस गांव को, उस नगर को, उस शहर को उजड़ते देर नहीं लगती है। अपना मुल्क भी कुछ इसी तरह से मैंने सोचा। वो ये, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता जी, स्वागत है कि शहर गुलजार था, उल्लुओं का बसेरा हुआ। अब पल भर के लिए ओझल क्या हुआ सूरज। पल भर के लिए ओझल क्या हुआ सूरज। मेरे मुल्क में तो निशाचरों का डेरा हुआ। मेरे मुल्क में तो निशाचरों का डेरा हुआ। तुम कह दो, तुम कह दो, तुम कह दो और हम मान लें दिन को रात। तुम कह दो और हम मान लें दिन को रात। यारों दिन रात के साथ ये बड़ा फेरा हुआ। यारों दिन रात के साथ ये बड़ा फेरा हुआ। कहते हैं, अगली पंक्ति है, कहते हैं कि एक ही उल्लू काफी है। कहते हैं कि एक ही उल्लू काफी है ना। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता के खातिर। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो मैं कहता हूं कि कहते हैं कि एक ही उल्लू काफी है यहाँ, जो दिन में सफेद पोश, जो दिन में सफेद पोश और रात में लुटेरा हुआ। दिन में सफेद पोश और रात में लुटेरा हुआ। वादा करके मुकर गया वह सबका अजीज। अब कौन किससे क्या वादा किया, क्या नहीं किया, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मोहब्बत में लोग वादे करते हैं। वो ये कि वादा करके मुकर गया वह सबका अजीज। कभी वो न तो तेरा था और न मेरा हुआ। कभी वह न तेरा था न मेरा हुआ। और इस गज़ल की अंतिम पंक्तियां हैं वो ये
कि एक ही बार उसने कहा था दिन को दिन। एक ही बार, एक ही बार, एक ही बार उसने दिन को कहा था दिन। एक ही बार, एक ही बार उसने दिन को कहा था दिन। उसके बाद उसके जीवन में कभी नहीं सवेरा हुआ। उसके बाद उसके जीवन में कभी नहीं सवेरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अशंक घोष साहब। बहुत बढ़िया। आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं हृदय की गहराइयों से मैं साधुवाद देता हूँ। इस गज़ल को मैं दोबारा मैं पढ़ देता हूँ एक रो में कि शहर गुलजार था उल्लुओं का बसेरा हुआ, अब पल भर के लिए ओझल क्या हुआ सूरज, मेरे मुल्क में तो निशाचरों का डेरा हुआ। तुम कह दो और हम मान लें दिन को रात, यारों दिन रात के साथ यह बड़ा फेरा हुआ। कहते हैं कि एक ही उल्लू काफी है यहाँ, कहते हैं कि एक ही उल्लू काफी है यहाँ, जो दिन में सफेद पोश और रात में लुटेरा हुआ। वादा करके मुकर गया वह सबका अजीज, वादा करके वह मुकर गया सबका अजीज, कभी वो न तो तेरा था और न मेरा हुआ। एक ही बार उसने कहा था दिन को दिन, एक ही बार उसने कहा था दिन को दिन। उसके बाद उसके जीवन में कभी नहीं सवेरा हुआ। उसके बाद उसके जीवन में कभी नहीं सवेरा हुआ। ये प्रतीकों के माध्यम से मैंने इन बातों को रखने का मैंने पूरा प्रयास किया हुआ है कि जो आप लोगों को समर्पित है। कुछ प्रतीकों के माध्यम से मैंने कहने की बात कही थी इस गज़ल के माध्यम से कि वो ये अगली रचना प्रस्तुत है आपके समक्ष कि वह छिपकली जो घर में डराती है, वह छिपकली जो घर में डराती है, मजहबी बन हम सबको घर से भगाती है, मजहबी बन हम सबको भगाती है। और 900 चूहों का शिकार करने के बाद, 900 चूहों का शिकार करने के बाद वो बिल्ली ही है जो हज को जाती है, वो बिल्ली ही है जो हज को जाती है। और मासूम का निवाला निगल लेने के बाद, मासूम का निवाला निगल लेने के बाद दिखावे को घर में ही घंटा बजाती है, दिखावे के लिए ही वह घर में घंटा बजाती है। और अंतिम शेर था इसका, अंतिम पंक्तियां थी कि पांव रखती है जब भी दहलीज के बाहर, पांव, वो बिल्ली जो 900 चूहे खा के हज को जाती है। तो मैंने प्रतीकों के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश करी कि पांव जब भी रखती है दहलीज के बाहर, मतलब घर के बाहर जब भी कभी वो बिल्ली जब जाती है तो कैसे वो प्रवचन करती है और क्या क्या कहती है वो तो आप जानते ही हैं कि मासूम का निवाला निगल लेने के बाद दिखावे को वह घर में घंटा बजाती है और पांव रखती है जब भी दहलीज के बाहर, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, वह बुद्धम शरणम गाती है, वह बुद्धम शरणम गाती है, वह बुद्धम शरणम गाती है। तो एक ये छोटी सी रचना थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत थी। समय धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। एक
छोटी सी रचना, एक गज़ल में फिर से मैं आपको देना चाहता हूँ। आप ध्यान रखें, अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपना कमेंट दें। अनिल विकल जी, स्वागत है आपका, बम्बई से हैं आप, और आपको यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैंने प्रतीकों के माध्यम से कुछ बातों को रखने और कहने का साहस रखा है। इसके केंद्र बिंदु में जूता है। इस गजल के केंद्र बिंदु में जो है वो जूता है। हालांकि जूते की महिमा जो है करते हैं हम। हेलो, आवाज जा रही? आवाज जा रही है? कोई कंफर्म कर दे आवाज जा रही है तो मैं अपनी रचना में पढ़ूं। विपिन टाइगर जी, मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो इसे तुरंत बताएं मुझे कि आवाज़ मेरी जा रही है या नहीं जा रही है। ये बीच बीच में फ़ोन आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो मैंने जो अपनी एक जो रचना लिखी है गज़ल के फ्रेम में, मैं वैसे गज़लकार मैं नहीं हूँ, और मुझे बहुत ये इसके गज़ल के जो फ्रेम हैं वो उसका मुझे बहुत कुछ पता नहीं है। त्रुटियां हैं, हो सकती हैं, वो उसे लोग क्षमा करेंगे। प्रयास हमारा रहेगा कि हम इसे समझाएं, बाद में हम दुरुस्त करें। ये आप सबका स्नेह है कि कुछ मैं लिख पढ़ मैं लेता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी एक जो रचना है वो गज़ल की विधा में जो है वो उसके केंद्र बिंदु में जूता है। ये जूता बड़ा काम का चीज़ है। ये जूता जो है बड़े काम का चीज़ है, बट हम लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। मैंने लिखा कि जमाने में भला एक जूते से क्या हो पाता है। जमाने में भला एक जूते से क्या हो पाता है, और दो जूते न मिले तो आदमी चल नहीं पाता है। जमाने में भला एक जूते से क्या हो पाता है, दो जूते न मिले तो आदमी चल नहीं पाता है। ये जूते की खासियत है। आप एक पैर में का जूता पहन करके आप दूसरे पैर में जूता ना पहने, एक पैर में जूता पहन करके आप चल नहीं सकते हैं। जूते की खासियत ये है कि जब तक दो जूता न मिले तो न आदमी वैसे ही चल पाता है, और दो जूता अगर न मिले तो आदमी बुद्धि से भी जो पैदल हो जाता है। जैसे ही दो जूता लगता है वैसे ही आदमी जो है बुद्धि के साथ हो जाता है, और अगर एक जूता मिले तो आदमी जो है पैदल भी नहीं चल पाता है। तो मैंने कहा कि जमाने में भला एक जूते से क्या हो पाता है, दो जूते न मिले तो आदमी चल नहीं पाता है। लातों के भूत बातों से अगर मान जाते, लातों के भूत अगर बातों से मान जाते, लातों के भूत, आप समझ सकते हैं कि लातों के भूत किसको कहा जाता है। लातों के भूत अगर बातों से मान जाते तो जूते की औकात का पता चल जाता है। जूते की औकात का पता चल जाता है। और सुदामा की पनही जब से जूता भाई, जूता आधुनिक नाम है, इसे बहुत पहले पनही के रूप में कहा जाता था, और ये पनही देशज शब्द है और जूते के लिए उपयोग में लाया गया। तो मैंने पनही को मैंने कहा कि पनही ने भी जूते ने भी अपना मतलब वर्तमान रूप अख्तियार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर
पनही नहीं जूता चला। आपने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में विदेशों में बड़े बड़े लोगों की सभाओं में अगर चला तो जूता ही चला, क्योंकि वो बड़ा आराम से पैर में पड़ा रहता है और जब तबीयत होती है निकल लेता है। तो मैंने लिखा कि जूता की ये सुदामा की पनही जब से जूता भई, सड़क से संसद तक जूता चल जाता है। सड़क से संसद तक जूता चल जाता है। अब जूता की महिमा जान लीजिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। कि घंटा छोड़ जब से हाथ में जूता थामे। अब आप जान लीजिए, जूता एक ऐसा प्रतीक है कि अगर इंसान अगर निकाल ले तो अच्छे अच्छे का हिसाब बराबर कर देता है और उससे दुनिया भय खाती है। न तीर से, न तोप से, न तलवार से, जो काम जूते से हो जाता है जूतम पैजार से। जूतम पैजार से बड़े अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं। तो एक जूतम पैजार हुआ था जिसका मैं गवाह तो मैं नहीं रहा हूं, जिसको मैंने टीवी पे मैंने देखा था। दो सम्मानित लोग जो है आपस में जूता बजा लिए थे। तो ये रचना का काल वहीं से है और वहीं से मैंने इसे लिया भी और लिखा भी कि वो कि घंटा छोड़ जब से हाथ में जूता थामे। घंटा छोड़, घंटा बजाने से कुछ नहीं होता, घंटा हिलाने से कुछ नहीं होता। तो मैंने लिखा कि घंटा छोड़ जब से हाथ में जूता थामे, चमड़े का सिक्का उनका चल जाता है, चमड़े का सिक्का उनका चल जाता है। और फिर बाद में जूते की जो महिमा थी उसे मैंने वर्णित किया और मैंने कहा कि जूता बनाने वालों की अब तो जय बोलो। जूता बनाने वालों की अब तो जय बोलो, उन्हीं के बदौलत तुम्हारा राज चल जाता है, उन्हीं के बदौलत जो है तुम्हारा राज चल जाता है। तो ये जूता ही है जो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, आपको सत्ता की कुर्सी तक और आपको सुख और समृद्धि तक पहुंचा पाता है। मैं जाते जाते मैं आपके समक्ष अपनी अंतिम रचना में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका तेवर कुछ अलग है, ये कुछ अलग हट के है। इस रचना का ताल्लुक मेरी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से भी है। कभी कभी मेरा भी मन विद्रोहों से हट करके जाता है, जहां भी हम सुकून ढूंढ सकते हैं। मेरे भी अपने निजी दुख हैं, मेरी भी पीड़ा है, मेरे भी हृदय धड़कते हैं। मैं एक विकट और बड़े कठिन दौर से मैं गुजरा था, जब कैंसरग्रस्त पत्नी को लेकर बंबई में पड़ा था और कुछ सूझ नहीं रहा था। तब फिर मैंने अपने मन को मनाने के लिए, बहलाने के लिए मैंने अपनी इन पंक्तियों को मैंने लिखा था। उसे मैं
आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ और मेरी ओर से आप सबके लिए भी है। आज की शाम की ये मेरी अपनी अंतिम रचना है। आपको हो सकता है पसंद आए। अपना आशीष, अपना स्नेह आप जरूर दीजिएगा। वो मैंने लिखा कि कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता भी तो दे। बड़ा हैरान परेशान मैं था। अस्पताल के बेड पर पत्नी पड़ी थी, कैंसरग्रस्त, और उसकी पीड़ा देखी ना जा सकी थी मुझसे। तब फिर मैंने उस पीरियड में मैंने उधर से अपना ध्यान हटा करके कागज़ और कलम के साथ में खेलता रहा। और फिर मैंने लिखा कि मैं उसकी तमाम पीड़ाओं को आत्मसात करते हुए मैंने लिखा कि कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता भी तो दे, नहीं मेरा कोई ठिकाना पता भी तो दे। नहीं मेरा कोई ठिकाना पता भी तो दे, जब रह गुजर ही नहीं रहा तो सफ़र कैसा। मैंने तमाम कल्पनाएं कर डाली थी उस पीरियड में, हालांकि वो हमारे साथ हैं, हर कदम से कदम मिला के चल रही हैं, लेकिन मैंने लिखा कि जब रह गुजर ही नहीं रहा तो सफ़र कैसा, जो कांटा हूँ राह का मुझको हटा भी तो दे। मैंने कहा वो आप क्यों जाओगे, मुझे ही चले जाने दो, कि रह गुजर ही नहीं रहा तो सफ़र कैसा, जो कांटा हूँ राह का मुझे हटा भी तो दे। अब मत समझे कोई मेरे दर्द मेरी टीस को, मत समझे कोई मेरे दर्द मेरी टीस को, उन जख्मों के निशान को मिटा तो दे, उन जख्मों के निशान को मिटा तो दे। किस्से कहानियों में न ढूंढा जाऊं कभी, किस्से और कहानियों में न ढूंढा जाऊं कभी, यादों की किताब से पन्ने हटा भी तो दे, यादों की किताब से पन्ने हटा भी तो दे। इसका अंतिम शेर था कि इस जीने से तो मर जाना ही है बेहतर, इस जीने से इस जीने से इस जीने से इस जीने से तो मर जाना ही है बेहतर, मिली उम्र में से मेरे दिन घटा भी तो दे, मिली उम्र में से मेरे दिन घटा भी तो दे। कहाँ जाऊं किधर जाऊं बता भी तो दे, नहीं मेरा कोई ठिकाना पता भी तो दे। बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम कारवां के साथियों को, तमाम दर्शकों को, जो साथी जुड़े उनको हृदय की गहराइयों से उन्हें ढेर सारा प्यार, स्नेह, सम्मान, आभार, सब कुछ। शैली किरण जी को, शैली किरण जी की पूरी टीम को, खास तौर से विपिन टाइगर जी को, जिन्होंने काफ़ी प्रेरित करके मुझे दोबारा यहाँ बुलाया। जैसा आप देख रहे होंगे मैं परेशान ज़रूर हूँ, थोड़ी सी तबीयत मौसम के चलते जो है थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपना वादा निभाया है। और मैं आप सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप भी जो है अपने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ लगाए रखें। भले आपके हाथ में तीर तोप तलवार न हो, लेकिन कलम की धार को आप धार लगाए रखें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक जो है क्या कहते हैं, कुछ भी लिखें वो समाज के लिए लिखें, जो कुछ भी लिखें एक रचनात्मक
बात के लिए आपकी लेखनी उठे, जिससे कि सामाजिक समरसता का एक वातावरण तैयार हो सके। हम ही नहीं दोषी हैं अकेले इस युद्ध में, 2 कदम उनको भी पीछे हटना होगा जिन लोगों ने लड़ाई हमसे एकदम बिल्कुल वो पूर्वजों की अपनी लड़ाई मान करके जो हमसे लड़ते चले आ रहे हैं। हमें भी अपने प्राचीन इतिहास को, हमें भी अपने शौर्य को, हमें भी अपने वैभव को, हमें भी अपनी ताकत को, हमें भी अपने बुद्धि को, हमें भी अपने ज्ञान को सहेजना है, संरक्षित करना है। और वो काम जय भीम कारवां की टीम, जय भीम कारवां के टीम से जुड़े लोग, बुद्धिजीवी जो जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से दलित साहित्य के रूप में इसे समृद्ध करते हुए समाज को एक नई दिशा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। नमो बुद्धाय। जय भीम शैली किरण जी और विपिन टाइगर जी। धन्यवाद, आभार।